नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी के इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। आज हम लोग हिंदी का एक टॉपिक करने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वर्णमाला। पहले ही मैं आप लोगों को पिछले क्लास में सिलेबस डिस्कस करके बता चुका हूं कि कैसे सिलेबस को कवर करना है। अगर आपको सिलेबस के बारे में वृहद डिटेल से जानना है और सिलेबस से कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये देखना है तो पिछले वीडियो को आप रेफ़र कर सकते हो। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले वर्णमाला को, वर्णमाला टॉपिक चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें पिछले क्लास का रिकॉल कर देता हूँ ताकि आप चीज़ों को लिंक कर पाओ, क्योंकि जितने भी हिंदी के कॉन्सेप्ट है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहते थे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, आज से क्लास हमारा रहेगा पहला टॉपिक, हम लोग वर्णमाला स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अगर बोलूँ, देखो कुछ क्वेश्चन यहीं से आपका बन जाता है। अगर मैं बोलूँ भाषा, किसकी बात करूँ? भाषा, बस एक मिनट ना, भाषा, मैं एक शब्द ले रहा हूँ भाषा। तो भाषा या व्याकरण के कितने अंग होते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाषा के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग, मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। ठीक है, भाषा शब्द के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहला मैं बता रहा हूँ कि भाषा के कितने अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं। कौन कौन से 3 अंग होते हैं? एक होता है वर्ण होता है, एक होता है शब्द, और एक होता है वाक्य। ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों कैसे होते हैं ये समझना जरूरी है। जैसे कि मैं एक वाक्य लेता हूँ, एक वाक्य सामान्य सा वाक्य लेता हूँ, राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। ठीक है, राम अच्छा लड़का है। अब इस वाक्य की मैं बात करूं, अच्छा लड़का है, तो समझो यहाँ पे इस वाक्य की बात करूं तो ये शब्दों से मिलकर बना हुआ है क्या? इस पूरे वाक्य की बात करूं तो ये शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना। ये वाक्य किससे मिलकर बना हुआ है? शब्दों से। उसके बाद इस शब्द की बात करूं तो ये अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? राधन म से बना हुआ है क्या? राधन म, इसको क्या बोलूँगा? अक्षर। एक एक अक्षर रा है और म है। अगर इस अक्षर की बात करूं तो ये अक्षर भी वर्ण से बना हुआ है। जैसे कि र आधा र से बना हुआ है और र के साथ हम आ की मात्रा जोड़ देंगे तो रा बन जाएगा। ये क्या कहलाता है? वर्ण। क्या है ये? र दिख रहा है आधा वाला, ये क्या है? वर्ण। आ क्या है आपका? स्वर वर्ण। ठीक है, फिर म की बात करूँ तो म भी आधा वाला म से बना हुआ है, और किससे बना हुआ है? अ। अब एक बात बताओ, राम क्या है आपका? शब्द। ठीक है, अगर भाषा की सबसे बड़ी इकाई की बात करूं तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है आपका? वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर मैं बोलूं, इसको मैं क्या कह रहा हूं? वर्ण। क्या कह रहा हूं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाएगा क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण। इसको और तोड़ सकते हैं क्या किसी तरीके से? नहीं। अगर एग्जाम में पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? वाक्य। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि वर्ण, जिसको एक और नाम है, जिसका एक और नाम है, इसको ध्वनि भी कहा जाता है। वर्ण या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की, एक क्वेश्चन समझ में आ गया क्या यहाँ से? भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि। पहला बात समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात समझो, अगर मैं बात करूँ, इस आधार को मैं कहीं भी प्रयोग करूँगा, इसका कोई अर्थ है क्या? सिर्फ आधार की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? आधार। आधार का कोई अर्थ है क्या? नहीं है। हम आधेरा को किसी अर्थ की तरह बता ही नहीं सकते। यहाँ पे आ के लिए अर्थ प्रकट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। मतलब वर्ण से अर्थ प्रकट नहीं होते। किससे प्रकट होते हैं? शब्द से। किससे प्रकट होते हैं? जैसे राम बोलूंगा तो राम क्या है? शब्द। इससे कोई अर्थ निकल रहा है क्या? इससे कोई अर्थ निकल रहा है राम से? तो अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो अर्थ के आधार पर वर्ण हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता। तो शब्द की बात करूं मैं तो ये अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है। किस आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताओ फिर से मेरे को। ठीक है, फिर वापस मैं पूछता हूं, राम, राम शब्द से कोई भाव प्रकट हो रहा है क्या? अर्थ निकल रहा है लेकिन भाव प्रकट हो रहा है क्या? लेकिन अगर मैं बोलूं राम अच्छा लड़का है तो एक भावना मन में बन रही है, एक भाव पैदा हो रहा है मन में।
तो एग्जाम में अगर पूछे कि भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी, तब क्या हो जाएगा? वाक्य। तीन चीज़ें समझ में आई क्या? सबसे पहले मैंने बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछता है सामान्य तौर पर, सिर्फ बोले भाषा की छोटी इकाई कौन सी है, तो भाषा की छोटी इकाई वर्ण है। अगर पूछे अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो शब्द है। फिर अगर पूछे कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तब भाव या भावार्थ के आधार पर भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। और साथ में छोटी तो है ही, सबसे बड़ी इकाई भी यही है क्या? सबसे छोटी और बड़ा भी तो यही है, या सबसे बड़ी इकाई? सबसे बड़ी इकाई, दोनों यही है। क्योंकि भाव या भावार्थ के आधार पर जब व्याकरण का अध्ययन किया जाता है तो उसमें सिर्फ वाक्य ही एक बिंदु होता है जिसके बारे में चर्चा किया जाता है या अध्ययन किया जाता है। तो सबसे बड़ी इकाई भी है और सबसे छोटी इकाई भी यही है, भाव या भावार्थ के आधार पर। जनरली ये वाला प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका आने का संभावना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ से हम लोगों को 4 प्रश्न हम लोग का यहाँ पर से क्लियर हो रहा है। पहला चीज, भाषा के कितने अंग है? 3 अंग है। भाषा कितने अंग है? 3 है। वर्ण पहला, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। अगर मैं बात करूं वर्ण को हम और क्या कहते हैं? ध्वनि। ये भी अपने आप में प्रश्न है कि वर्ण को और क्या कहा जाता है? दूसरा नाम क्या है? ध्वनि। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द की अगर मैं बात करूं तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। वहीं पर वाक्य की बात करूं तो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी या सबसे बड़ी इकाई कौन सी? आपकी वाक्य। यहां तक क्लियर है क्या? चलो आगे चले। अगर मैं बात करूं भाषा शब्द की, है ना, भाषा शब्द की, तो ये संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है। भाषा शब्द की अगर बात करूं, भाषा शब्द की अगर बात करूं तो ये संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है। संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से बना हुआ है? भाष शब्द से बना हुआ है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि भाषा किस शब्द से बना हुआ है, तो संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। इस भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना या विचार प्रकट करना। बोलना या विचार प्रकट करना। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है। भाषा क्या है? लिखने का टाइम दूंगा, हड़बड़ाओ मत, ध्यान दो। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ध्यान दो। ठीक है, आराम से ये नोट्स मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। ठीक है, अभी ध्यान दो। आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, आपस में बातचीत करने के लिए जिस माध्यम की जरूरत पड़ रही है उसे ही मैं क्या कहूँगा? भाषा। उसे ही मैं क्या कहूँगा? भाषा। ठीक है, भाष धातु से बनी हुई एग्जाम में पूछा हुआ है। भाष धातु का अर्थ क्या है? बोलना। अब सबसे छोटी इकाई क्या है हमारी भाषा की? सबसे छोटी इकाई वर्ण। सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण मिलकर अक्षर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अक्षर। अक्षर मिलकर शब्द बनाते हैं। अक्षर मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं। शब्द मिलकर पदबंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पदबंध। याद रखना है, ठीक है, पदबंध। पदबंध उपवाक्य बनाते हैं। पदबंध क्या बनाते हैं? उपवाक्य। वाक्य भी किसमें टूटा हुआ रहता है? उपवाक्य। और उपवाक्य लास्ट में वाक्य बनाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये सीरीज आपको याद रखना है, क्रम से पूछता है। बात समझ में आ रहा है? वर्ण, वर्ण से बड़ा अक्षर, अक्षर से बड़ा शब्द, शब्द से बड़ा पदबंध, और पदबंध से ऊपर उपवाक्य, और वाक्य ऊपर वाक्य। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, अभी सिर्फ अपन टॉपिक स्टार्ट किए हैं। ठीक है, ये वाला नोट करो। पिछला हो गया था नोट, चलो ये वाला नोट करो। टाइम लेना मेरे से नोट करने के लिए, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को, अच्छे से करना है। यहीं का यहीं याद करके कहानी खत्म करना है अपने को। ठीक है, चीज़ों को यहीं याद कर लेना है, घर के लिए छोड़ना नहीं है, नया चीज़ पढ़ना है। आप मैं जितना पढ़ा रहूँगा उसमें और आप लोग एडवांसमेंट करोगे। कैसे? आपके पास बुक रहेगा, उसको पढ़ के आप लोग को और बेटर करना है। या ये तो यहीं याद करा दूंगा मैं, ठीक है। चलो, तो आज हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो है वर्णमाला। हम लोग कहीं ना कहीं चालू करने वाले हैं वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला और वर्ण दो शब्द समझना है। तो वर्ण तो समझ में आ गया है कि वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण। ठीक है, वर्णमाला। वर्णमाला की अगर मैं बात करूं, वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहूँगा? वर्णमाला। तो वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। जब
छोटे थे, बच्चे थे, स्कूल जाते थे, पहली क्लास दूसरी क्लास में तो अनार का, आम का, इमली का ये पढ़ाते थे। क्या था वो? वर्णमाला था, वही तो वर्णमाला था। और वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या है आपका? वर्णमाला। ठीक है, तो यहाँ पे दो शब्दों को समझना है, एक तो वर्ण शब्द को समझना है, और माला मतलब गुथा हुआ। वर्ण को अगर हम गुथे सही क्रम में जमा कर गूथ लेंगे तो उसे क्या कहेंगे? वर्णमाला। ठीक है, अब यहाँ पर वर्णमाला की अगर बात करूँ मैं, तो इसको मैं बोल सकता हूँ वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कह रहे हैं? वर्णमाला कह रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अगर पूछे वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो वर्णमाला में मूलतः कितने वर्ण होते हैं बताओ? वर्णमाला में, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे वर्णमाला में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? मैं बस कमेंट देख रहा हूँ, एक बच्चा ऑनलाइन है। चलिए, अच्छा, लिंक शेयर नहीं हुआ है। चलिए, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। तो वर्णमाला में मूलतः 52 वर्ण होते हैं, लेकिन अभी अभी एक नया वर्ण जुड़ा है, तो अगर 53 विकल्प में दिखेगा तो 53 को हमको उत्तर लेना है। एक नया वर्ण जुड़ा है, ठीक है, इस तरह वाला, ठीक है, इसको वर्ण की मान्यता दे दी गई है। ठीक है, तो 53 अगर आपको विकल्प में दिखेगा तो झिझकना नहीं है लगाने में, क्योंकि अब वर्णों की संख्या एक बढ़कर कितना हो गया है? 53। तो वर्णमाला में मूलतः 52 या 53 वर्ण होते हैं। 52 दिया रहेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है, 52 54, मतलब 53 नहीं दिया रहेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 53 अगर दिया तो अपने को लेना है। क्यों? क्योंकि अपन दावा पत्ती लगा सकते हैं अब, क्योंकि 53 वर्ण हो चुके हैं। ठीक है, 53 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 53। क्लियर है? अब चालू करते हैं अपन वर्णमाला टॉपिक। अगर मैं बात करूं वर्णमाला को कितने हिस्सों में मैं बांट सकता हूं, तो वर्णमाला को मैं मुख्य रूप से 3 से 4 हिस्सों में बांट सकता हूं। हालांकि एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि वर्णमाला के कितने हिस्से हो सकते हैं। पहला हिस्सा कहलाएगा स्वर। ठीक है, स्वर, स्वरों की संख्या 11 है। कितनी है? 11। दूसरा हिस्सा कहलाता है आपका व्यंजन। व्यंजन, ठीक है, मूल रूप से एग्जाम में उत्तर अभी तक 33 व्यंजन लेते आया हुआ है। कितना? 33, लेकिन 35 भी इसका उत्तर हो सकता है और जरूरत पड़ने पे 39 भी इसका उत्तर हो सकता है। ठीक है, अगर मूल व्यंजन कितने हैं तब क्या बताओगे? ठीक है, 33 और 35 आपके मूल व्यंजन हो सकते हैं। विकल्प देखकर आपको उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे होगा, आगे जाके आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, और इसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन है 4, यहीं से प्रश्न बनेगा। संयुक्त व्यंजन 4, और 2 अयोगवाह हैं। अयोगवाह कितने हैं? अयोगवाह कितने हैं? 2 अयोगवाह। इसी को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इसी को ध्यान रखना, इसी को उत्क्षिप्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त भी कहा जाता है। इसी अयोगवाह को, ओहो सॉरी थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पे द्विगुण व्यंजन नहीं आएगा। अयोगवाह के अंतर्गत आपका 2 चीज आएगा, गलती हो गया, ध्यान देंगे यहाँ पे मेरे से। अयोगवाह के अंतर्गत 2 चीजें आएंगी। पहला है आपका अनुस्वार, और एक है आपका विसर्ग। अनुस्वार कैसे रहता है भाई? अनुस्वार की अगर मैं बात करूं तो एक सिंगल बिंदी आपको जो दिखाई देता है, जैसे कि तंबाकू में ऊपर में एक सिंगल बिंदी लगाओगे तो वो जो बिंदी है वो अनुस्वार कहलाता है। विसर्ग कैसे रहता है? ऐसे ही 2 बिंदी लगा रहता है पीछे में, खड़ी पाई के बगल में ये 2 बिंदी लगा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अब यहाँ तक क्लियर है? 4 हिस्सों में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। अगर मैं बात करूँ स्वर की संख्या कितनी है? 11। व्यंजन की संख्या 33 से 35 हो सकती है। स्वर की बात करूँ, ठीक है, तो स्वर हम कौन कौन से स्वर जानते हैं यहाँ पे मेरे को बताओ? अ, आ,
ई ई, ऊ ऊ, और ऋषि करी आता है ए, ए, ओ और औ। कितने हो गए गिनो तो? 11। 11 हो गए। अब देखो, जब मैं कक्का की लिखूंगा तो क ऐसे लिखूंगा क्या? का ऐसे लिखूंगा, कक्का की लिखते जाऊंगा, कक्का की कुक्कू, ठीक है, कु कु क्री, ठीक है, ऐसा आएगा, के कै को और कौ। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो इसमें ना आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा कि क पर किसी तरह का मात्रा नहीं है तो स्वर ये, लेकिन क पर किसी तरह का मात्रा है क्या? नहीं है, मात्रा नहीं है। इसका मतलब यह है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ की कोई मात्रा नहीं होती। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन मात्राओं की संख्या कितनी होगी? 10। समझ में आ रहा है? याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है क्यों 10 आ रहा है। तो मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? 10। तो हमारे वर्णमाला में मात्राओं की संख्या 10 होती है। मात्राओं की संख्या कितनी है? मात्राओं की संख्या, क्या चीज़ समझ में नहीं आया? समझ में आया? हाँ, मात्राओं की संख्या कितनी है? 10। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम में पूछता है, हम लोग जनरली स्वर को पढ़ के चले जाते हैं, स्वर 11 है और मात्रा के बारे में भूल जाते हैं। मात्रा कितना है? 10। स्वर कितने हैं? 11। बात समझ में आ रहा है? अब समझो, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर मैं व्यंजन की बात करूँ तो व्यंजन में 25 स्पर्श व्यंजन है। कितने स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन, कलर दूसरा लेते हैं, ये वाला। स्पर्श व्यंजन है आपके, स्पर्श व्यंजन 25 है। अगले पेज में इसको लिखाऊंगा मैं, ठीक है, 25 है। फिर मैं बोलूं अंतस्थ व्यंजन, किसकी बात कर रहा हूं? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4 है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 है। फिर मैं बोलूं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तो इस ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। कितने हो गए? 33 हो गए क्या? है ना, 33 हो गए। 2 है आपके, एक को कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। किसकी बात कर रहा हूं मैं? द्विगुण व्यंजन। आराम से बैठ जाओ और कल से टाइम पे पहुंचोगे सभी के सभी, ठीक है। बन जाएगा। और खोलो पर्दा को इधर, कोई दिक्कत नहीं है, पर्दे को खोल लो इधर, इधर बैठ जाओ, दिख रहा है? ठीक है, चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वर्णमाला के बारे में पढ़ाना चालू किया। अगर मैं वर्णमाला को डिवाइड करूँ तो इस तरीके से मैं डिवाइड कर सकता हूँ। हालांकि और भी तरीके हैं डिवाइड करने के, इसको याद नहीं रखना है, ध्यान बस क्या रखना है कि एक याद करने का तरीका है। सबसे पहले वर्णमाला को डिवाइड करूँगा तो वर्णमाला में स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। व्यंजन की संख्या 33 या 35 हो सकती है, एग्जाम में दोनों में से कोई भी आंसर ले सकता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। कितनी? संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। और अयोग वाक्य की संख्या 2 होती है। अयोग वाक्य के अंतर्गत 2 चीज़ें आती है, एक को बोलते हैं हम लोग अनुस्वार और एक को बोलते हैं विसर्ग। अनुस्वार किसी भी, जैसे कि मैं बोलूँ संयम, संयम लिखता हूँ तो ऊपर में एक बिंदु लगाऊंगा क्या स के ऊपर, तो वो जो बिंदु है वो क्या कहलाता है? अनुस्वार, ठीक है। विसर्ग आप जान ही रहे हो, जैसे कि मनोरथ को मन धन रथ पढ़ते हैं, है ना, ओम नमः शिवाय के पीछे जो 2 बिंदु लगा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग। तो आपका अयोग वाक्य किससे मिलकर बना हुआ है? अनुस्वार और विसर्ग से। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अयोग वाक्य किससे मिलकर बना हुआ है? अनुस्वार और विसर्ग से। एक और होता है अनुनासिक, इस तरीके से चंद्र बिंदु, क्या होता है? अनुनासिक। इसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक। एग्जाम में पूछता है निम्न में से कौन सा अनुनासिक है, कौन सा अनुस्वार है, ये आपको ना पूछ देगा अनुनासिक कौन सा, और ये तीनों विकल्प में रहेगा और इनमें से कोई नहीं विकल्प में रहेगा। बात समझ में आ रहा है? ये तीनों विकल्प में रहेगा और ये भी विकल्प में रहेगा, यहाँ पे ध्यान दो। इसके बाद मैंने बताया कि स्वर 11 हैं, कौन कौन से? अ आ ई उ री ए ओ औ, ये आपके 11 स्वर हैं। 11 स्वर हैं। जब मैं इन 11 स्वरों को किसी वर्ण पर लगाता हूँ तो अगर मैं मान के चलूँ क वर्ण पर लगाऊंगा तो क से क, का, की, कु, क्री, के, कै, को, क बनेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि क के ऊपर मैं कोई भी मात्रा नहीं लगा रहा हूँ। क्या? क के ऊपर आ जरूर जुड़ा हुआ है इससे, लेकिन इसका मात्रा चिन्ह कोई है क्या? मात्रा का कोई चिन्ह है
नहीं है। तो अगर पूछे एग्जाम में स्वर की संख्या कितनी है 11, लेकिन अगर पूछ ले मात्राओं की संख्या कितनी है तो मात्राओं की संख्या कितनी है 10, क्योंकि आ का कोई मात्रा नहीं है, आ की कोई मात्रा नहीं है। व्यंजन की अगर बात करूं तो व्यंजन में 25 स्पर्श व्यंजन है। 25 कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। 4 अंतस्थ व्यंजन है। 4 कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। सारा एग्जाम में पूछा हुआ है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है? 2। फिर इसके बाद संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों को कहा जाएगा? ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों के योग से बनेंगे। ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों के योग से बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे चले, थोड़ा सा व्यंजन वाले पोर्शन को अपन एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से कहलाएंगे, अंतस्थ कौन सा कहलाएगा, उसमें कौन सा कहलाएगा और द्विगुण कौन सा कहलाएगा। ठीक है, चलो पहला चीज क्या ध्यान देना है? स्पर्श व्यंजन। तो व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो व्यंजन को मैं वापस इस तरीके से तोड़ सकता हूं। पहला कहलाएगा मेरा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो स्पर्श व्यंजन को मैं इस तरीके से याद रख सकता हूं। इसको बोला जाता है कचट टप। क्या याद रखोगे? कचट टप। कचट टप की इसका कहने का मतलब यह है कि स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। सबका क्रम से आपको सारे डिटेल पता होना चाहिए। कचट तप में क वर्ग में क्या क्या आ जाएगा? क, ख, ग, घ, अंगा। अंगा यही बोलते हैं। इसको एग्जाम में पूछता है। कैसे पूछेगा बता रहा हूं मैं। क वर्ग का पंचमा अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा पंचमा अक्षर? अंगा। क वर्ग का पंचमा अक्षर अंगा। ठीक है, इसी को नासिक्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नासिक्य। क। च वर्ग में क्या क्या आ जाएगा? च, छ, ज, झ, या। अभी इसी से जब हम लोग पढ़ेंगे आगे देखोगे यहां से कम 25-30 क्वेश्चन बनेंगे इसी से बस। ठीक है, फिर ट वर्ग की बात करूं मैं। ट, ठ, ड, ढ, अणा। ट, ठ, ड, ढ, अणा। त वर्ग की बात करूं तो क्या आ जाएगा? त, थ, द, ध और न। प वर्ग की अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा? प, फ, ब, भ, म। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया स्पर्श व्यंजन। ठीक है, दूसरा वर्ग है अंतस्थ। दूसरा है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन। और ये आपके 4 हैं। कौन कौन से 4 हैं? य, र, ल और व। य, र, ल, व और व। अंतस्थ के बाद आपके ऊष्म व्यंजन की बात है। ऊष्म व्यंजन भी कितने हैं? 4 हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन से ऊष्म व्यंजन है? श, श, स और ह। ये 4 आपके क्या कैसे कहलाएंगे? ऊष्म व्यंजन। और व्यंजन के अंतर्गत क्या बच गया? द्विगुण। 2 बचा हुआ है अभी। एक तो द्विगुण बचा हुआ है। द्विगुण। ठीक है, इसी द्विगुण को मैं और किस नाम से जानता हूं? उच्छिप्त के नाम से जानता हूं। किस नाम से जानता हूं? उच्छिप्त। पूछा हुआ है। इसी को और किस नाम से जानता हूं? ताड़न जात के नाम से जानता हूं। ताड़न जात के नाम से जानता हूं। कौन कौन से हो जाएंगे इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत आपका आएगा एक तो साड़ी वाला अड़ा आएगा। साड़ी वाला अड़ा याद रहेगा। साड़ी वाला अड़ा। और एक आएगा सीढ़ी वाला ढ़। सीढ़ी वाला ढ़। सीढ़ी बोलते हैं ना, सीढ़ी के अढ़ा। ठीक है, ठीक है। ये दोनों, इसको एग्जाम इतने बार पूछा हुआ है जिसका कोई सीमा नहीं है अड़ा और अठा के बारे में। ठीक है, मैं लिखने का टाइम दूंगा, वापस ले जाऊंगा। ठीक है, द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन और ताड़न जात व्यंजन, ये तीनों समझ में आया। ठीक है, किसको कहेंगे? अड़ा और ढा को। अब और मैं अगर बात करूं इसके अलावा क्या बचा है? संयुक्त व्यंजन। क्या बचा हुआ है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की अगर बात करूं तो कौन कौन से हैं? छत्री का छ, त्र, ज्ञ और स्र। ऋषिकरी उधर आ गया। ठीक है, स्वर में आता है ऋषिकरी।
ठीक है। छ की बात करूं मैं तो ये ध्यान रखना आधा क और षटकोण के स से बना हुआ है, ठीक है। ओहो, क और षटकोण के स से बना हुआ है। त्र की बात करूं तो त और र से मिलकर बना हुआ है। क्या की बात करूं तो इसको याद रखना है, ये ज और इया से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ज और इया से। स्र की बात करूं तो ये सलजम का स और र से मिलकर बना हुआ है। ये एग्जाम में पूछता है, चारों में से चारों का जोड़ी मिलान दे देगा या बहुत तरीके से पूछ सकता है। देखो ज्ञ कायदे से हमको पढ़ना चाहिए ज्ञ, लेकिन इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं? ज्ञ की तरह। तो अगर एनसीईआरटी की बुक में आप ढूंढने जाओगे ना तो वहां पर ये लिखा हुआ मिलेगा कि ज्ञ का उच्चारण ज्ञ की तरह किया जाएगा करके। ये पढ़ने में क्या है? ज्ञ है, लेकिन उच्चारण कैसे करना है? ज्ञ। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, इतनी चीज़ों को पहले नोट करो। पहले पिछला स्लाइड में ले जा देता हूँ, पहले इसको नोट करो फिर उसको नोट करेंगे, ठीक है। पहले अच्छे से नोट करो, फिर एक एक करके स्वर को लेना चालू करेंगे, स्वर के बारे में पढ़ेंगे। चलो अच्छे से नोट करो पहले। कौन स्टूडेंट ऑनलाइन है भाई? प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ। कंटिन्यू हो जाएगा वो, दोबारा पढ़ाऊंगा मैं, पूरा कवर करेंगे, ठीक है। हो गया? हाँ हाँ, ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया नोट? हो गया। अच्छे से नोट्स बनाओ, यही काम आता है लास्ट में। फिजिकल का तैयारी कैसे चल रहा है आप लोग का?
हो गया? हो गया? अच्छा, पुलिस वालों का हो गया है, तो एग्ज़ाम निकालना है बस। ठीक, चलो। चलो, अगर मैं बात करूं स्वर की, स्वर के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो स्वर की संख्या एक आधार पर 11 हो सकता है, सामान्य आधार पर अगर एग्जाम में पूछे तो 11 है, और अगर लेखन के आधार पर पूछे तो 13 है। समझ में आ रहा है क्या? अगर पूछे सामान्य सा प्रश्न पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी है, तब क्या बताओगे? 11। लेकिन अगर पूछे किस आधार पर, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, किस आधार पर? लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 13। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 है। बस इतना ही याद रखना है हमको। पहला चीज, स्वर की बात करूं मैं, तो स्वर का पहला पॉइंट तो हो जाएगा स्वर आपके अक्षरिक होते हैं। कैसे होते हैं स्वर? कैसे होते हैं स्वर? अक्षरिक होते हैं। स्वर अक्षरिक होते हैं, इसका मतलब क्या है सर? मतलब मैं बता रहा हूँ, स्वर अक्षरिक होने का मतलब यह है कि ये स्वर का निर्माण करते हैं। ये किसका निर्माण करते हैं? वर्णों का निर्माण, सॉरी, शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अक्षर का निर्माण करते हैं। तो स्वर कैसे होते हैं? अक्षरिक होते हैं। अब देखो, जैसे कि मैं बोलूँ र, तो इस र को मैं उच्चारित नहीं कर सकता, लेकिन इसके पीछे जैसे ही मैं अ लगाऊंगा, जैसे ही अ लगाऊंगा, ये र अक्षर बन जाएगा। क्या ये क्या है? अक्षर। अभी यहाँ पे क्या है? ये वर्ण है, और वर्ण के पीछे मैं जैसे ही क्या लगा रहा हूँ? एक स्वर लगा रहा हूँ, ये क्या बन जा रहा है? अक्षर। तो स्वर अक्षरिक होते हैं, अर्थात ये अक्षरों का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ रहा है? स्वर के पीछे मैंने, या वर्ण के पीछे मैंने स्वर जब लगाया, तब एक अक्षर का निर्माण हुआ। तो पहला गुण, स्वर क्या होते हैं? अक्षरिक होते हैं। दूसरा चीज, स्वर हमेशा स्वतंत्र होता है। स्वर कैसा होता है? स्वतंत्र। ये दूसरे, देखो, व्यंजन की बात करूं, र क्या है यहाँ पे? व्यंजन। व्यंजन अ के ऊपर आश्रित है। अ के बगैर उच्चारित कर सकता हूं क्या र को? नहीं। लेकिन स्वर स्वतंत्र रहते हैं, स्वर किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। आपको आ का उच्चारण करना है, अ कर सकते हो, आ का उच्चारण करना है, आ का उच्चारण कर सकते हो। तो स्वर कैसे होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, तथा व्यंजन इन पर आश्रित होते हैं। व्यंजन के इसके ऊपर आश्रित रहते हैं, स्वर के ऊपर, तथा व्यंजन इन पर आश्रित होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आया क्या? दोनों पॉइंट समझ में आया? और भी कुछ कुछ पॉइंट्स और मैं बता रहा हूँ, ठीक है। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के समय गले से वायु निर्बाध तरीके से निकलती है, कोई रुकावट नहीं महसूस होती। जब आप स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो स्वरों के उच्चारण के समय वायु कैसे निकलती है? निर्बाध। ठीक है, स्वरों के उच्चारण के समय, स्वरों के उच्चारण के समय वायु निर्बाध रूप से निकलती है। निर्बाध मतलब बिना रुकावट के, निर्बाध रूप से निकलती है। ये पॉइंट समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, चलो इतना पहले नोट करो। ग्यारह। लेकिन अगर पूछता है लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तब 13। आप लोग का यार फिजिकल निकल गया है, मतलब आप लोग को एसआई का तैयारी कंटिन्यू करना चाहिए। 13 है। 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 13
पुलिस का ही नहीं, एसआई का भी तैयारी कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आप लोग फिजिकल तो निकाल लोगे तो एकदम 100% है, अगर एसआई निकल जाता है तो बहुत आसान है, आगे एडवांस हो जाएगा। पढ़ तो ऐसे भी रहे हो, है ना, थोड़ा मेहनत करो और ज़्यादा। चलो इसके बाद हम लोग स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। अगला पेज करूँ, हो गया क्या ये वाला? ठीक। स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे, जो कि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, थ्योरी वाले पोर्शन से जितना बन सकता था वो मैं बता दिया हूँ। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर किया जाता है। निर्बाध, हो गया। चलो स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों को वर्गीकृत करने का ना अलग अलग आधार है। पहला आधार है मात्राओं के आधार पर या उच्चारण के आधार पर, कि हम उच्चारण कैसे करते हैं। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर स्वर को 3 प्रकारों में बांटा गया है। मूल रूप से 2 प्रकार हैं, लेकिन 3 प्रकारों में बांटा गया है। एग्जाम में मूल रूप से शब्द यूज करके इसको 2 प्रकार माना गया है, उत्तर लिया गया है। ठीक है, कैसे 2 प्रकार होंगे वो बताऊंगा, और कैसे कब 3 प्रकार लगाना है ये बताऊंगा मैं। ठीक है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर देखा जाए तो कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। एक कहलाता है लघु स्वर, लघु स्वर। ठीक है, पहला क्या कहलाएगा? लघु स्वर। एक कहलाता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और एक कहलाता है प्लुत स्वर। कब 2 लेना है, कब 3 लेना है मैं बताऊंगा, ध्यान देना। ठीक है, लघु स्वर। देखो, लघु को हम लोग ह्रस्व भी बोलते हैं क्या? ह्रस्व बोलते हैं। लघु का एक और पर्यायवाची शब्द क्या है? ह्रस्व। ठीक है, तो इसको ह्रस्व स्वर के भी नाम से जाना जाता है। लघु स्वर को और किस नाम से जाना जाता है? ह्रस्व स्वर। ठीक है, और जब ना आप लघु स्वर का उच्चारण करोगे, जैसे कि आ ई उ, जब मैं उच्चारण कर रहा हूँ तो एक बात ध्यान दो, जैसे कि मैं आ का उच्चारण कर रहा हूँ, आ का जब उच्चारण कर रहा हूँ, आ के उच्चारण में कम समय लग रहा है, आ के उच्चारण में दुगना समय लग रहा है। बात समझ में आ रहा है? आ के उच्चारण में कम समय लग रहा है और आ के उच्चारण में ज़्यादा समय। अब दोनों में डिफरेंस होने के कारण ये क्या आया? विभाजन आया। अब जो जिसमें कम समय लग रहा है उसको बोलते हैं हम लोग एक मात्रिक स्वर। क्या बोलते हैं? एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। ठीक है, और वहीं पे जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? द्विमात्रिक स्वर। दुगना समय लगेगा, इससे दुगना समय लगेगा, इसीलिए इसको क्या कह देंगे? द्विमात्रिक स्वर। और एक कारण इनको द्विमात्रिक स्वर कहने का, द्विमात्रिक स्वर कहने का कारण ये है कि ये 2 स्वरों के संयोग से बने होंगे। ये कैसे बने होंगे? 2 स्वरों के संयोग से। ठीक है, प्लुत स्वर की बात करूं तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में त्रिमात्रिक समय लगता है, तो त्रिमात्रिक स्वर जिनको कहा जाता है उनको प्लुत कहा जाता है, त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? सिर्फ अभी डिवाइड नहीं किए हैं, अभी बताऊंगा इनके प्रकार क्या क्या है। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक। अच्छा, मैं बोला लघु स्वर में उच्चारण कम समय तक लगेगा। आप बताओ, आ ई उ, इसमें उच्चारण किसमें कम लग रहा है, किसमें कम समय लग रहा है? आ के उच्चारण में कम समय लग रहा है क्या? और एक ही मात्रा है क्या इसमें? इसको और तोड़ सकते हो क्या? नहीं। आ छोटा वाला ई भी कम समय के लिए उच्चारित हो रहा है क्या? छोटा वाला ऊ भी कम समय के लिए उच्चारित होगा क्या? और आपका जो री है वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो एग्जाम में अगर पूछे लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर कौन कौन से होंगे, तो अ ई उ और री। अ ई उ और री आपके कैसे हो जाएंगे?
लघु स्वर। पहला बात तो समझ में आ गया। दूसरा बात, एक क्वेश्चन और पूछता है कि लघु स्वर की संख्या कितनी है? कितनी संख्या है लघु स्वरों की? संख्या कितनी है? 4। अच्छा, अब इसके अलावा जो भी बच गया वो कहाँ जाएंगे? दीर्घ स्वर में। जैसे कि अ के बाद आ, ई के बाद ई, ऊ के बाद बड़ा वाला ऊ, री हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया और अ हो गया। ये सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपके द्विमात्रिक। अब ध्यान दो यहाँ पे एक छोटी सी बात, अगर इस आ की मैं बात करूं तो ये दो अ से मिलकर बना हुआ है क्या? दो अ से मिलकर बना हुआ है, और दो अ से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया? द्विमात्रिक हो गया। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? द्विमात्रिक। ऐसे ही आपका ई जो दो छोटे ई से बना हुआ है, ऊ जो है दो छोटे ऊ से बना हुआ है, ए आपका अ और ई के मिलाप से बना हुआ है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये दो स्वरों के मिलाप से बने हुए हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक बात? ठीक है। त्रिमात्रिक स्वर, अब समझो त्रिमात्रिक स्वर क्या होता है। अब देखो, जितने भी मैंने 11 स्वर पढ़ाए हैं आप लोग को, ये दोनों के अंतर्गत आ गया क्या? आ गया ना? इतने ही तो होते हैं क्या? फिर तीसरे की जरूरत क्यों है? इसलिए अगर एग्जाम में पूछे कि उच्चारण के आधार पर मुख्य रूप से स्वरों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से दो प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है क्या? हमारे सारे स्वर आ गए। मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। मुख्य रूप से कितने हैं? दो, क्योंकि सारे स्वर तो इसके अंतर्गत आ गया ना। मुख्य की बात करेंगे तो मुख्य रूप से। फिर प्लुत स्वर कौन सा होता है? जनरली आप लोग ओम का उच्चारण देखोगे, ओम ऐसा लंबा चलता है, तो ओम जो है ना ऐसे लिखते हैं। ओम को संस्कृत में ऐसा लिखाया रहता है, पुराने पुस्तक आप लोग देखोगे ना, ओम ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ये 3, इसका मतलब ये है कि ये प्लुत स्वर है। कैसा स्वर है? त्रिमात्रिक स्वर है। यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा, ये क्या है? त्रिमात्रिक स्वर। ऐसा ही आपका राम, जब चिल्लाते हैं किसी को राम ऐसा करके दूर रहता है, तो वहाँ पे ज़्यादा उच्चारण करते हैं, तो ऐसा राम ऐसा लिखा वाला देखोगे, देखियो कभी। तो ये जो दिख रहा है राम में कैसा स्वर है? प्लुत स्वर है, त्रिमात्रिक स्वर है। ओम में भी आपका कैसा है? त्रिमात्रिक स्वर है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। समझ में आया अच्छे से? प्लीज नोट डाउन करो अच्छे से। हिंदी बहुत आसान है, याद करने के लिए कुछ भी नहीं है अगर आप समझ जाओगे तो। कितने नंबर का है एसआई में हिंदी? 25 क्वेश्चन है ना। मैं आराम से बोल सकता हूँ 23-24 क्वेश्चन बना के आओगे। अच्छे से मेरे साथ कंटिन्यू मेंटेन रहोगे ना, 23-24 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। और आप लोग ना एक और काम कर सकते हो, सुबह मैं एमसीक्यू की क्लास लेता हूँ 10 बजे के आसपास, उस 10 बजे के आसपास, तो उसमें भी आप लोग जुड़िए। ठीक है, अभी हुआ नहीं है ठीक है, लेकिन फिर भी एमसीक्यू कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, इसका प्रैक्टिस होगा वहाँ पे। ठीक है, आगे चलें। हो गया? इतना जल्दी कैसे हो गया पल्लवी? किसका क्लास है मेरे बाद? अरे हाँ, कल कंटिन्यू करें। आज का क्लास समझ में आया? कंटिन्यू रहोगे? मेरे को कंटिन्यूटी चाहिए। ठीक है, चलो।